सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कक्षा 11 के अध्याय नंबर 1 के लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है भाई, कल तक हमने बात कर ली थी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने यही बात की थी। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात कर ली थी और हम पढ़ रहे थे रासायनिक संयोग के कितने नियम है। ठीक है, उसी श्रृंखला में आज हम दूसरे नियम की बात करते हैं और दूसरा नियम है हमारा स्थिर अनुपात का नियम, या इसको स्थिर संगठन का नियम भी कहा जाता है। इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है समझना भाई। ठीक है, ये नियम क्या कहता है कि कोई भी आपका यौगिक है, चाहे आपने किसी भी विधि से बनाया गया हो, वो यौगिक किसी भी विधि से आपने बनाया है, लेकिन उसमें जो तत्वों का अनुपात होगा वो सदैव कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा। कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले तो इस नियम को लिख देता हूं। इस नियम को लिखेंगे हम। इस नियम अनुसार क्या है? यौगिक को, किसी यौगिक को, आगे लिख दो, किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो, चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो, बनाया गया हो, उसमें तत्वों का अनुपात, उसमें तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं भाई? इसे ही हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब बात करें तो तत्वों का अनुपात में क्या? तत्वों की संख्या का या तत्वों के वजन का? तो यहां याद रखोगे आप तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात। तो आप इसमें एक वर्ड ऐड कर दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात सदैव कैसा रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, यानी उनका वजन जो है वो सदैव कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? शुद्ध यौगिक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई मिलावट वाला नहीं, बिल्कुल शुद्ध यौगिक की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहूं कि CO2 है, आपने CO2 गैस आपने प्रिपेयर की है, तो CO2 गैस में कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हम अनुपात देखें तो कार्बन का एक का वजन कितना होता है भाई? 12 ग्राम। ठीक है, और एक ऑक्सीजन का वजन कितना होता है? 16 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8 और इसका परमाणु भार कितना है? 16 ग्राम। ठीक है भाई, तो अगर हम देखें तो यहां 2 ऑक्सीजन ली हुई है, तो 2 ऑक्सीजन का वजन कितना हो जाएगा भाई? 32 हो जाएगा ना, 16 दूना 32। तो हम इसको 4 से काट दे भाई, 4 तिया के 12 और 4 8 32। तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे बच्चों यहां से कि CO2 को चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव कितना रहेगा? 3:8 रहेगा। ठीक है, ये कौन सा नियम है? ये किस नियम से इसकी व्याख्या होती है? स्थिर अनुपात के नियम से। और मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अगर हम पानी की बात करें तो पानी में कौन कौन से तत्व आते हैं भाई? हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन आता है। तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। तो पानी में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? 1 ग्राम। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 का वजन कितना होगा? 2 ग्राम। और एक ऑक्सीजन का वजन कितना? 16 ग्राम। 2 से काट दूं, 2 एकम 2 और 2 8 16। यानी हम क्या कह सकते हैं? पानी को चाहे किसी भी विधि से प्रिपेयर किया गया हो, चाहे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई है या वाटर को आपने, बर्फ को आपने पिघलाकर जल प्राप्त किया है, किसी भी विधि से आपने जल प्राप्त किया है, उसमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसका अनुपात जो है वो सदैव कितना रहेगा? 1:8। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 1 और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना रहेगा? 8 रहेगा। ये किस नियम के अनुसार है? ये है आपका स्थिर अनुपात का नियम। के अनुपात जो है वो आपके सदैव स्थिर रहेंगे। ठीक है, लिख लो इस बात को। फिर एक एग्जांपल करवाता हूं आपको। लिख लिया? वीडियो को पॉज करके आप लिखोगे भाई, वीडियो को पॉज करके लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब आप एक क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन डालो आप, और वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि कैसे आपको चेक करना है स्थिर अनुपात नियम को। ठीक है, देखना भाई, क्वेश्चन लिखो। 6.488 ग्राम सीसा, और सीसा किसको बोलते हैं? लेड को, पीबी को। ठीक है, सीसा
कि 1.002 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने पर, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने पर लेड परऑक्साइड, लेड परऑक्साइड, और लेड परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? PbO2। लेड ऑक्साइड होता है PbO, लेड परऑक्साइड PbO2, परऑक्साइड में एक ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ठीक है। लेड परऑक्साइड PbO2 प्राप्त हुआ। दूसरे प्रयोग में लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को गर्म करके भी ऑक्सीजन, या मैं बोलूं गर्म करके भी लेड परऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं, लेड परऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात, ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो हमें कितना प्राप्त हुआ? 13.38। ऑक्सीजन का अनुपात 13.38% प्राप्त हुआ। क्या उपरोक्त सूचनाएं स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करती हैं? बड़ा क्वेश्चन है, घबराना मत, बहुत सीधी सीधी बात है, सिर्फ इसकी लैंग्वेज बड़ी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि भाई आपके पास 6.488 ग्राम क्या है? लेड है, सीसा है, पीबी है। इसकी आप अभिक्रिया करवा रहे हो 1.002 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया? लेड परऑक्साइड आपको मिल गया। उत्पाद के तौर पर आपको क्या मिला? लेड परऑक्साइड आपको मिल गया। फिर आपने एक दूसरा प्रयोग करवाया, और उस दूसरे प्रयोग में आपने क्या किया? लेड नाइट्रेट को गर्म किया। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करके भी आपको क्या मिलता है? लेड परऑक्साइड मिलता है। अब क्वेश्चन क्या है कि जब आपने दूसरा जो प्रैक्टिकल आपने किया, उसमें जो आपको ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी मिली आपको? 13.38% आपको ऑक्सीजन की मात्रा मिली, ठीक है। तो क्या उपरोक्त तो सूचनाएं स्थिर अनुपात के नियम को व्याख्या करती हैं? मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर इसमें दूसरे वाले प्रयोग में आपको ऑक्सीजन 13.38% मिला, तो अकॉर्डिंग टू स्थिर अनुपात का नियम पहले वाले प्रयोग में भी ऑक्सीजन का कितना अनुपात मिलना चाहिए? 13.38% ऑक्सीजन हमको पहले वाले प्रयोग में भी मिलनी चाहिए। तो अगर पहले वाले प्रयोग में 13.38% ऑक्सीजन आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि स्थिर अनुपात के नियम की क्या हो रही है? व्याख्या हो रही है। यहां स्थिर अनुपात का नियम लागू होता है, क्योंकि आपने देखो लेड परऑक्साइड को चाहे आप पहले प्रयोग से आप प्राप्त करो, चाहे लेड परऑक्साइड को आप दूसरे प्रयोग से प्राप्त करो, उसमें जो तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात है वो सदैव कैसा रहा? स्थिर रहा। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो कैसा रहा? स्थिर रहा। दूसरे प्रयोग में भी 13.38% आया, और पहले प्रयोग में भी 13.38% आया। अगर ऐसा हो जाता है तो किस नियम की पुष्टि हो जाएगी? स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि हो जाएगी, ठीक है। चलो इसको करते हैं अपन आंसर, देखना भाई। प्रथम प्रयोग की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां देखो प्रथम प्रयोग में क्या है? प्रथम प्रयोग में क्या कर रहे हो? आपने सीसा लिया है, लेड लिया है, कितना लिया है? 6.488 ग्राम। किससे अभिक्रिया करवा रहे हो? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का वजन कितना लिया है आपने? 1.002 ग्राम। और रिएक्शन करके आप क्या बना रहे हो? लेड परऑक्साइड PbO2 बना रहे हो, ठीक है। तो PbO2 कितना बनेगा भाई? इन दोनों को जोड़ दो, उतना ही PbO2 बनेगा अकॉर्डिंग टू द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जितना आपने अभिकारक लिया है उतना ही क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। तो यहां से अगर मैं इसको जोड़ दूं तो क्या आएगा? क्या आएगा भाई? जोड़ दो, 7.490 ग्राम। ये आ गया, जोड़ दिया आपने इन दोनों को, तो इतना आपको उत्पाद मिलेगा। दूसरे प्रयोग में क्या कह रहा है भाई? ये दूसरे प्रयोग में कह रहा है ये कि आपने लेड नाइट्रेट को गर्म किया। लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस।
इसको आपने गर्म किया तो क्या बोल रहा है आपको कि लेड पेरोक्साइड मिल रहा है। ठीक है, यहां पर आपको अगर अभिक्रिया को मैं संतुलित करके लिखूं तो ये यहां पर 2 हमको लिखने पड़ेंगे और 4 जो हैं आपके वो NO2 रिलीज होगी। ठीक है, अब यहां पर 2 आपके पास लेड है, यहां भी 2 लेड है आपके पास। ऑक्सीजन कितनी है, यहां ऑक्सीजन कितनी है, 3 का गुणा 2 से करो, 3 दूना 6। अब 6 का गुणा आगे वाली 2 से करो, 6 दूना कितने 12। देखो रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं। यहां ऑक्सीजन कितनी है, अंदर 3 है, होल्ट वाइज लग रहा है, मतलब 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन यहां पे, और आगे कितनी स्टाइकियोमेट्री लगी है 2, तो 6 का गुणा 2 से करो तो टोटल आपके पास ऑक्सीजन कितनी है यहां पर 12। ठीक है, यहां भी ऑक्सीजन कितनी है, 2 का गुणा 2 से करो, 2 दूनी 4, और यहां पर 2 का गुणा 4 से करो तो कितनी हो गई 8, और 8 और 4 कितनी ऑक्सीजन हो गई 12। तो देखो 12 यहां पे है, 12 यहां पे है, तो हमने रिएक्शन को भी कैसा कर लिया है भाई, बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी संतुलित अभिक्रिया है। अब इस संतुलित अभिक्रिया में ये क्या बोल रहा है कि जब हमने इसको गर्म किया तो गर्म करके जो हमें ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त हुआ, जो हमें इसका अनुपात प्राप्त हुआ, जो परसेंट प्राप्त हुआ, वो कितना प्राप्त हुआ, 13.38% प्राप्त हुआ। अब अगर इस प्रयोग में भी 13.38% आपको ऑक्सीजन मिल जाए तो नियम की पुष्टि हो जाएगी। ठीक है, देखना, ध्यान देना। तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि 7.490 ग्राम लेड पेरोक्साइड में 1.002 ग्राम ऑक्सीजन है। ये कहेंगे ना भाई कि 7.490 ग्राम आपके पास लेड पेरोक्साइड है तो उसमें 1.002 ग्राम ऑक्सीजन है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 ग्राम PbO2 है तो 1 ग्राम PbO2 में कितनी होगी भाई ऑक्सीजन, इसमें इसका भाग दे दो, तो 1.002 बटे 7.490 ग्राम ऑक्सीजन होगी। और प्रतिशत किस में निकालते हैं, 100 में। तो मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास 100 ग्राम हो, 100 ग्राम अगर मेरे पास PbO2 हो तो 100 ग्राम PbO2 में कितनी ऑक्सीजन होगी, 1.002 बटे 7.490 इंटू 100 ग्राम मेरे पास क्या होगी, O2 होगी। ठीक है, अब आप जब इसको कैलकुलेशन करोगे, जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 13.38%। क्या निकल के आएगा बच्चों, 13.38%। मतलब प्रथम प्रयोग में भी ऑक्सीजन का अनुपात 13.38%, दूसरे प्रयोग में भी ऑक्सीजन का अनुपात 13.38%। और यही हमारा नियम बोलता है कि यौगिक को चाहे आप किसी भी विधि से प्रिपेयर करो, उसके जो द्रव्यमान का अनुपात है वो सदैव कैसा रहेगा, स्थिर। यानी हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त सूचनाओं से द्रव्यमान के जो आपके स्थिर अनुपात का जो नियम है उसकी क्या हो रही है, पुष्टि हो रही है। ठीक है, समझ गए, लिख लो इसको एक बार, वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई, लिख लिया, चलें, चलो आगे की बात करते हैं अब हम दूसरे नियम की। और दूसरा नियम है हमारा गुणित अनुपात का नियम। तो दूसरे नियम की आप हेडिंग लगाओगे, अरे भाई वीडियो को आप रोक लिया करो, रोक कर लिख लिया करो। ठीक है ना, आपके हाथ में सब कुछ है, बटन दबाओ और काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम है हमारा गुणित अनुपात का नियम। एक चीज और आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे इसी नियम में, कि समस्थानिकों हेतु स्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होता। स्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, अब ये समस्थानिक क्या है इसको समझ लो। जनरली दूसरा जब हम चैप्टर परमाणु संरचना पढ़ेंगे तो उसमें इसकी डिटेल से बात करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं कि समस्थानिक क्या होते हैं भाई, कि जिनका आपका द्रव्यमान तो जो कहूं कि परमाणु क्रमांक है वो तो कैसा होता है, समान होता है, लेकिन इनके परमाणु भार कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन 12 हो गया, एक कार्बन 13, एक कार्बन 14, लेकिन इन सबके अगर मैं परमाणु क्रमांक देखूंगा तो कार्बन सबका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। लेकिन अगर इसका मैंने परमाणु भार देखा तो इसका 12 है, इस वाले का 13 है, इस वाले का 14 है। तो ये परमाणु भार में अलग अलग हो परंतु परमाणु क्रमांक जिनके एक समान हो उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि समस्थानिकों हेतु द्रव्यमान
ये स्थिर अनुपात का नियम जो है वो लागू नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो अभी हमने लेड की बात करी थी, तो लेड के 2 समस्थानिक हैं, ठीक है। लेड के कितने समस्थानिक हैं? 2 समस्थानिक हैं, 2 आइसोटोप है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। कौन कौन से? एक तो Pb 206 है और एक Pb 208 है। ये 2 समस्थानिक है, ठीक है। तो अगर पहले वाले से, इसको मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट, इसको नाम दे देता हूं सेकंड। तो अगर पहले वाले से मैं PbCl2 बनाऊं, पहले वाले से अगर हम PbCl2 बनाऊं, तो पहले वाले में जो Pb का जो अनुपात होगा वो कितना होगा भाई? 206, क्योंकि इसका वजन कितना है? 206। अगर मैं दूसरे वाले से PbCl2 बनाऊं, तो दूसरे वाले PbCl2 में जो Pb का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 208। यही होगा भाई 208। अरे Cl तो फिक्स है, Cl तो 2 ही यहाँ है, Cl का तो फिक्स होगा। एक का तो 35.5 होता है, तो 2 को जोड़ दो, 35.5 कितना हो जाएगा? 71। चलो इसको भी लिख देता हूं, इसका 71 है और इस Cl2 का भी कितना है? 71। एक Cl का कितना होता है? 35.5, तो 2 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 71, ठीक है। तो यहां देख लो अनुपात समान कहां आया? एक जगह तो कितना आया? 206 आया और एक जगह कितना आया? 208 आया। लेकिन हमारा स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है? अनुपात स्थिर रहेगा। लेकिन यहां अनुपात स्थिर नहीं है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि जो समस्थानिक हैं, समस्थानिकों हेतु हमारा जो स्थिर अनुपात का नियम है वो लागू नहीं होता। बात समझ गए आप? लिख लो इस चीज को भी, ठीक है। आगे की बात करते हैं, लिख लिया? चलो भाई आगे की बात करते हैं हम, और अगला नियम की आप हेडिंग लगाओगे गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, लॉ नंबर 3, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? ये दिया था आपके जॉन डाल्टन ने। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया भाई? जोसेफ प्राउस्ट ने। मैं आपको पहले लिखा चुका हूं, इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी चारों नियमों के लिए कि कौन सा नियम किसने दिया, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे इसको? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। समझना भाई गुणित अनुपात का नियम क्या है, देखना भाई। अब गुणित अनुपात का नियम क्या बोलता है, पहले मैं इसको आपका स्टेटमेंट बता दूं। इसका स्टेटमेंट क्या है कि जब 2 अलग अलग तत्व आपस में मिलकर क्या करते हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं, कोई यौगिक बनाते हैं, और एक से अधिक आपके यौगिक बना रहे हैं, तो जो एक तत्व है उसका द्रव्यमान दूसरे तत्व के जब निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, तो उनमें आपस में क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है, ठीक है। मैं पहले लिखता हूं, फिर एक एग्जांपल से सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। एक बात आप याद रखोगे कि इसमें जो बात होगी, इसमें जो कहानी चलेगी, वो आपकी कितने तत्वों की चलेगी? 2 तत्वों की कहानी चलेगी, यानी 2 तत्वों की बात इसमें होगी गुणित अनुपात में। आगे एक नियम आएगा आपका तुल्य अनुपात का नियम, उसमें आपके 3 तत्वों की बात होगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि 2 तत्वों की कहानी है तो वो गुणित अनुपात के हो सकती है, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे हम, जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, उनमें एक सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात का मतलब 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात, इस तरीके से, है ना। एक सरल अनुपात आपको मिलेगा, ठीक है। नियम को समझ लिया कि 2 अलग अलग तत्व हैं, आपस में रिएक्शन करके एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं,
तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, उनमें आपस में क्या होता है, एक सरल अनुपात होता है। देखो एग्जाम्पल से इस सारी चीज को मैं आपको समझाता हूं। देखना, तो दो तत्व हैं आपके पास, कार्बन और ऑक्सीजन। ये अलग अलग जो दो तत्व हैं, ये आपस में रिएक्शन करके क्या है, यौगिक बना रहे हैं। और कौन कौन से यौगिक बना रहे हैं भाई, ये यौगिक बना सकते हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, और क्या बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर कार्बन एक है, एक कार्बन का वजन आप सबको मैंने बता रखा है 12 ग्राम। ठीक है, और यहां पर भी एक कार्बन है, तो एक कार्बन का वजन कितना होगा, 12 ग्राम। यहां एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, 16 ग्राम। यहां पर कितने ऑक्सीजन है, दो का वजन कितना होता है, 32 ग्राम। ठीक है, अब हमने यही बात बोली थी भैया आपके लिए, क्या बोली थी कि एक तत्व का तो निश्चित द्रव्यमान हो और वो रिएक्शन कर रहा हो आपके, एक सेकेंड 32 कट गया अपना, चलो इसको यहां कर लेते। ठीक है भाई, देखना, तो देखना यहां पर एक तत्व का तो निश्चित द्रव्यमान है, निश्चित द्रव्यमान किसका है, कार्बन का, कितना है, 12 ग्राम। ये तो इसका हो गया निश्चित द्रव्यमान, देख लो दोनों यौगिकों में फिक्स है भाई 12-12। यहां भी कितना है, 12 ग्राम, यहां भी कितना है, 12 ग्राम। ठीक है, दूसरे तत्व का जो भिन्न द्रव्यमान है वो इससे रिएक्शन कर रहा है, तो हमने क्या बोला कि इसमें क्या होगा, सरल अनुपात होगा। उनमें, या इसको लिख लो काफी में, ठीक है, इससे भी क्लियर हो रहा है, में सरल अनुपात होगा। तो भिन्न द्रव्यमान किसका है, भिन्न द्रव्यमान किसका है भाई, ऑक्सीजन का। कितना है, एक में 16 है और एक में क्या है, 32 है। तो हमने क्या बोला कि जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहा है, एक तत्व का द्रव्यमान, एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहा है। देख लो, दूसरे तत्व का निश्चित द्रव्यमान है 12-12 ग्राम, तो उनमें क्या होगा, सरल अनुपात होगा। तो भिन्न द्रव्यमान किसका है, ऑक्सीजन का 16, यहां कितना है, 32। तो 16 और 32 का मैं अनुपात निकालूंगा तो 16 से काट दो, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। तो जो सरल अनुपात आ गया, देख लो भाई, आ गया हमारा सरल अनुपात। सरल अनुपात क्या आया हमारा, 1:2। और यही नियम आपका बोल रहा है कि जो आपके भिन्न द्रव्यमान है वो आपस में क्या होगा, उनमें एक सरल अनुपात होगा। ठीक है, देख लो, एक एग्जांपल और देता हूं आपको। चलो पहले इसको लिख लो, फिर इसको मिटा के यहीं देता हूं एग्जांपल। लिखो भाई इसको पहले, देखना भाई, अब जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हम दो अलग अलग तत्व ले लेते हैं। एक तो हमने ले लिया नाइट्रोजन और एक हमने ले लिया ऑक्सीजन। ठीक है, और ये रिएक्शन करके कौन कौन से यौगिक बना रहे हैं, आपस में ये अभिक्रिया करके देखो कौन कौन से यौगिक बना रहे हैं। एक तो ये बना रहे हैं N2O, एक बना रहे हैं NO, एक बना रहे हैं N2O3। ठीक है, और क्या बना रहे हैं, और बना रहे हैं N2O4 और N2O5। ठीक है, देखना एक बार इसको। अब इसमें एक तत्व का तो आपको क्या कर देना है, निश्चित द्रव्यमान, और दूसरे तत्व का आपको क्या कर देना है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान। ठीक है, तो एक तत्व जो नाइट्रोजन है उसका हम कर देते हैं स्थिर अनुपात। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, एक नाइट्रोजन का वजन कितना होता है, 14 ग्राम, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। अब मुझे यहां भी 2 नाइट्रोजन लेने हैं, क्योंकि एक का मुझे निश्चित करना है, तो मैं इसका गुणा 2 से कर देता हूं। तो यहां नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, तो 2 नाइट्रोजन हो गए, तो 2 नाइट्रोजन का वजन यहां कितना हुआ, 28 ग्राम। यहां भी 2 नाइट्रोजन है, 28 ग्राम। यहां भी 2 नाइट्रोजन, 28 ग्राम। यहां भी 2 नाइट्रोजन, 28 ग्राम। एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान हो गया। और दूसरे वाले का कैसा कर दो, भिन्न भिन्न। ऑक्सीजन है 1, तो 16 ग्राम। यहां कितने ऑक्सीजन है, 2 है, 2 के लिए क्या होगा, 32 ग्राम। यहां कितने ऑक्सीजन है, 3, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौकू 64 ग्राम, 16 पंजे 80 ग्राम। यही होगा भाई। ठीक है, तो देख लो डेफिनेशन हमारी आ गई। क्या लिखा था आपने, एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से रिएक्शन कर रहा है। निश्चित द्रव्यमान किसका है, नाइट्रोजन का। ठीक है, निश्चित द्रव्यमान है ना सब में, देख लो 28 ग्राम है। और भिन्न द्रव्यमान किसका है, ऑक्सीजन का। तो हम क्या लिखेंगे कि जो निश्चित द्रव्यमान है वो किसका है, नाइट्रोजन का। कितना है, 28 ग्राम है। और भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसका है, ऑक्सीजन का। तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन के विभिन्न द्रव्यमानों का अनुपात, विभिन्न द्रव्यमानों का अनुपात। ठीक है, तो इसके जितने भी भिन्न भिन्न द्रव्यमान हैं उनका अनुपात हम लिखेंगे। ठीक है, कितना है ऑक्सीजन का, पहले वाले में 16, दूसरे वाले में 32, तीसरे वाले में 48, चौथे वाले में 64
और पांचवें वाले में 80। तो 16 का हम भाग लगा दें, 16 का भाग लगा देंगे तो सरल अनुपात मिल जाएगा भाई। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौकू 64, 16 पंजे 80। तो देख लो सरल अनुपात मिल गया भाई आपको। सरल अनुपात आपका क्या आया, क्या आया भाई सरल अनुपात? 1:2:3:4:5। ये हो गया आपका गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, लिख लिया? ठीक है ना भाई, आगे की कहानी करें। चलो, ये हो गया आपका गुणित अनुपात का नियम। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो भाई काम की चीज है। यहां पर ये जो दो तत्व होंगे ना वो हर यौगिक में समान होंगे। देख लो, हर यौगिक में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इसी तरीके से हर तत्व में जो हर यौगिक है उसमें दोनों तत्व समान होंगे। मैं आपसे कहूं कि एक आपके पास CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO है। ठीक है, और मैं कहूं कि क्या ये दोनों स्थिर अनुपात, ये गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करते हैं? तो आप कहोगे नहीं, ये गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या नहीं करते, क्योंकि गुणित अनुपात के नियम में जो भी आपका यौगिक बन रहा है उसमें दोनों तत्व कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। इस बात को आप नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो भाई इस बात को कि प्रत्येक यौगिक में क्या लिखोगे? प्रत्येक यौगिक में दोनों तत्व समान होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी वो किसकी व्याख्या करेंगे? गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करेंगे। अगर दोनों तत्व अलग अलग हैं तो वहां गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या नहीं होगी। ठीक है, लिख लो, इसको भी लिख लिया? मिटा दूं भाई? चलो, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी इसका करवा देता हूं, जिससे आपका ये जो नियम है ये बिल्कुल आपका फिक्स हो जाएगा। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अगर हम प्रतियोगी की परीक्षा देंगे तो उसमें अगर हमको पूछ लिया तो हम किस तरीके से सही आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं भाई, आपके ये जो 11th क्लास है उसमें तो काम में आएगा ही आएगा। साथ ही आपको, आप जो भी प्रतियोगी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वहां से मैं आपको हर टॉपिक को बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। और क्वेश्चन है हमारा गुणित अनुपात के नियम की, क्वेश्चन गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है जिससे आप गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या जो है वो कर सकते हो? पहला एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड व सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अगर आपको नाम नहीं है तो, नाम नहीं पता तो आप, मैं जो बोल रहा हूं आप लिख सकते हो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। दूसरा है आपका जल, जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। व भारी जल, भारी जल का फॉर्मूला क्या है? ड्यूटीरियम आता है भाई। ठीक है ना, D2O, इसको ड्यूटीरियम बोलते हैं, लिख भी लेना आप, ड्यूटीरियम। और D2O किसका फॉर्मूला है? भारी जल का फॉर्मूला है। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो चौथा फॉर्मूला है आपका वो है सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं, 4 आपको ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहा है किस ऑप्शन से हम गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि गुणित अनुपात के नियम में 2 तत्वों की बात होगी। तो हर एक में देख लो, यहां 2 ही तत्व दे रखे हैं। हर एक में कितने तत्व दे रखे हैं? 2 ही दे रखे हैं। तो 2 तत्वों की बात हो रही है भाई। ठीक है, ये बात तो चारों ऑप्शन में। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि जो दोनों तत्व होंगे वो दोनों तत्व प्रत्येक यौगिक में कैसे होंगे? एक समान होंगे। ठीक है ना, तो हम चेक कर लेते हैं दोनों तत्व प्रत्येक यौगिक में एक समान है क्या। देखो यहां देखते हैं हम, क्या है? सोडियम है और आपका पास क्या है? क्लोरीन है। तो सोडियम और क्लोरीन ही हमें दूसरे वाले में मिलने चाहिए थे, लेकिन यहां तो कौन आ गया? ब्रोमीन आ गया। तो दोनों तत्व एक समान नहीं है। यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन नहीं आया, तो दोनों तत्व एक समान नहीं है। ठीक है, तीसरे वाले में देख लो, मैग्नीशियम और आपका हाइड्रोक्सिल समूह आया, लेकिन यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आ गया। दोनों तत्व समान है क्या? यहां तो हाइड्रोक्सिल समूह है और यहां केवल ऑक्सीजन है, तो यहां भी दोनों तत्व समान नहीं है। अब अगले वाले में देखो भाई, यहां भी क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, और इधर भी क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन। और दोनों तत्व कैसे हैं? समान। दोनों
प्रत्येक यौगिक में दोनों तत्व समान है भाई, यहां भी हमारा सल्फर और ऑक्सीजन है, यहां भी हमारा सल्फर और ऑक्सीजन है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये किसकी व्याख्या कर सकेगा? गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या कर देगा। ठीक है, इसको लिख लो भाई, ये तो बस आपको समझाने के लिए है, लिख लो इसको, इस क्वेश्चन को लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लोगे आप। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको आज दो नियम पढ़ा दिए, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या किसने की भाई? जोसेफ प्राउस्ट ने। और आपके गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या किसने की? जॉन डाल्टन ने। गुणित अनुपात के नियम में दो तत्वों की बात होगी, और इससे आगे वाला जो लेक्चर है तुल्य अनुपात का नियम बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को ज्यादातर इसी नियम में परेशानी आती है। तो बिल्कुल इसको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे हम, कल की क्लास में अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके से अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए।